नमस्कार सम्मानित दर्शकों। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल ब्रांड अपनी लंबी इतिहास और स्थापित तकनीकी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर आम आदमी से पूछें कि हार्ले में कौन सा इंजन है, तो वह वी ट्विन इंजन कहेगा और वह सही होगा। दशकों तक हार्ले में यही इंजन कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल हुआ। इस प्रतिष्ठित अमेरिकी मोटरसाइकिल ब्रांड के इतिहास में एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल था जिसमें V4 और विकल्प के तौर पर V6 इंजन था। यह होंडा मैग्ना और यामाहा वीमैक्स से पहले भी आ सकती थी। हार्ले डेविडसन नोवा, यही नाम था उस क्रांतिकारी मोटरसाइकिल प्रोजेक्ट का जिसे मोटरसाइकिल की दुनिया को पूरी तरह बदलने के लिए बनाया जा रहा था। कई कारणों से ऐसा नहीं हुआ। चलिए इस प्रोजेक्ट को जानते हैं। आप हैं चैनल क्रॉस मोटो पर, देखने का आनंद लीजिए। एक ऐसी कंपनी के लिए जो 120 सालों से मोटरसाइकिल बना रही है, हार्ले डेविडसन ने बहुत कम ही मोटरसाइकिल की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। वही वी-रॉड जो कंपनी के पारंपरिक सिद्धांतों से एक बड़ा हटाव था, असल में सिर्फ एक मामूली तकनीकी प्रगति थी। 80 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी मोटरसाइकिल ब्रांड को नोवा नामक नई मॉडल से मोटरसाइकिल जगत बदलने का मौका मिला। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत का कारण समझने के लिए हमें कंपनी के इतिहास, खासकर 50-60 के दशक में गहराई से देखना होगा। 1953 में इंडियन कंपनी दिवालिया हो गई थी और हार्ले डेविडसन अमेरिका का एकमात्र मोटरसाइकिल निर्माता बचा था। हार्ले डेविडसन को ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही थी, जिनकी बाइक्स अमेरिका में आ रही थीं। एक दिलचस्प स्थिति थी। हार्ले अमेरिकी लोगों के लिए अकेला घरेलू मोटरसाइकिल था। इसे ठीक ठाक खरीदा जा रहा था, लेकिन तकनीकी उन्नति पूरी तरह से रुक गई थी। और फिर समय के साथ हार्ले विदेशी उन्नत मोटरसाइकिल मॉडलों की तुलना में बेहद पुरानी तकनीक बन गई थी। और इसी बीच अमेरिकी बाजार में जापानी ब्रांड्स भी आ गए, होंडा, यामाहा, कावासाकी। उनकी तकनीक की विकास गति जबरदस्त थी। वो सस्ती थी, ज्यादा भरोसेमंद थी और ज्यादा ताकतवर भी थीं। 60 के दशक की शुरुआत में उनकी बाइक्स छोटे इंजन वाली थीं, जो हार्ले से पीछे थीं। लेकिन दशक के अंत तक उनकी क्षमता काफी बढ़ गई और उन्होंने अमेरिकी ब्रांड को कड़ी टक्कर दी। हार्ले डेविडसन के नेतृत्व के लिए हालात में इतनी तेजी से बदलाव आना अप्रत्याशित था। कंपनी के लिए मुश्किल वक्त आ गया था और बिक्री लगातार गिरती जा रही थी। और इन्हीं परेशानियों के बीच 1969 में हार्ले डेविडसन कंपनी को AMF ने खरीद लिया, अमेरिकन मशीन एंड फाउंड्री। ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, जो मनोरंजन और अवकाश के उपकरण बनाती थी और साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से काम करती थी। AMF 50 के दशक में सबसे ज्यादा मशहूर थी, बॉलिंग के लिए गेंदें बनाने के लिए। असल में 61 के समय तक यह एक बड़ा समूह था, जिसमें 17 देशों में 42 कंपनियां और 19 अनुसंधान केंद्र शामिल थे। AMF बहुत तरह की चीजें बनाती थीं, साइकिल और टेनिस रैकेट से लेकर एटॉमिक रिएक्टर तक। और 69 में इसी सब का एक हिस्सा बन जाता है हार्ले डेविडसन। माना जाता है कि अगर AMF ने उन्हें नहीं खरीदा होता तो 70 के दशक में यह ब्रांड खत्म हो सकता था। AMF के मकसद बिल्कुल साफ थे। उनकी अगुवाई में हार्ले को एक मुनाफेदार और दक्ष डिवीजन बनना था, जो पहले से ज्यादा मोटरसाइकिलें बनाए। इसके साथ ही शुरुआत में AMF ने इस मसले को पूरी तरह से नहीं देखा। उन्होंने गुणवत्ता की बजाय मात्रा पर जोर दिया। 70 के दशक की शुरुआत में उत्पादन दोगुना हुआ, लेकिन कई मोटरसाइकिलें फैक्ट्री से खराब निकल रही थीं। ढीले नट बोल्ट, तेल का रिसाव, इलेक्ट्रिकल खराबी और इसी तरह की दूसरी समस्याएं थीं। और बहुत जल्दी उपभोक्ताओं के बीच यह छवि बन गई कि AMF हार्ले खराब क्वालिटी की मशीन है। हालांकि कमियों के बावजूद AMF का वर्षों तक अस्तित्व पूरी तरह बुरा नहीं था। हार्ले डेविडसन ने व्यवसाय को आधुनिक बनाने और नए खरीदारों को आकर्षित करने के लिए नए मॉडल पेश किए। XR 750 70 का साल एक रेसिंग मोटरसाइकिल थी, जिसने मिट्टी की रेसों में दबदबा बनाकर इसे किंवदंती बना दिया। सुपर ग्लाइड 71 का पहला फैक्ट्री कस्टम था, जिसमें स्पोस्टर की फ्रंट सस्पेंशन और FL मॉडल की फ्रेम और इंजन था। FXE और FXR सीरीज ये शुरुआती कोशिशें थीं एक ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न हार्ले बनाने की, जिसने डायना और सॉफ्टेल सीरीज का रास्ता खोला।
हालांकि सबसे दिलचस्प और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो प्रतिस्पर्धी हार्ले डेविडसन बनाने के लिए शुरू हुआ 1976 में शुरू हुआ था। नई मोटरसाइकिल को अपने दौर की सबसे उन्नत तकनीकों से लैस होना था। यह सबसे पहले इंजन से जुड़ा था, जिसमें लिक्विड कूलिंग, ओवरहेड कैमशाफ्ट और आदर्श रूप से हर सिलेंडर में 4 वाल्व होने चाहिए थे। योजना थी कि नया इंजन अपने टॉप वर्जन में लगभग 130-135 हॉर्स पावर की ताकत देगा। यह आंकड़ा 70 के दशक के प्रोडक्शन हार्ले की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा था, जो सबसे अच्छे हाल में भी सिर्फ 55-105 हॉर्स पावर ही दे सकते थे। पुरानी तकनीक और लंबे स्ट्रोक सिलेंडर पिस्टन लेआउट के कारण 76 में एएमएफ की कई बैठकें हुईं। बॉस समझ गए थे कि हार्ले डेविडसन का उत्पाद पुराना है और जापानी मोटरसाइकिल उद्योग से नहीं लड़ सकता। उदाहरण के लिए 1972 की कावासाकी Z1 में 900 सीसी इनलाइन 4 इंजन, 82 हॉर्स पावर और 210 किमी पर घंटा टॉप स्पीड थी, जो किसी भी हार्ले से कहीं आगे थी। शोवल हेड के 1200 सीसी इंजन का पुनर्डिजाइन कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित नहीं कर सकता था। इस मुश्किल स्थिति से निकलने के लिए कई विकल्प सुझाए गए थे। क्लासिक के प्रशंसकों के लिए नया V-ट्विन इंजन डिजाइन करने का विचार था। इस काम का परिणाम एवोल्यूशन इंजन के रूप में आया। दूसरे, मोटरसाइकिल चालकों की पसंद और विदेशी ब्रांडों के तकनीकी अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन उपभोक्ताओं के लिए कई और उन्नत अवधारणाएं पेश की गईं, जो ज्यादा रोमांचक और आधुनिक मोटरसाइकिलें चाहते थे। नोवा परियोजना का लक्ष्य था इंजन की अलग-अलग क्षमता रेंज में सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिल श्रेणियों पर कब्जा करना। हालांकि हार्ले डेविडसन के पास बड़े पैमाने पर काम के लिए पर्याप्त इंजीनियर और डिजाइनर नहीं थे। हाँ, कई लोग मोटरसाइकिल के शौकीन थे, लेकिन सभी के पास जरूरी शिक्षा नहीं थी और उनकी संख्या भी कम थी। हार्ले डेविडसन की इंजीनियरिंग टीम एवोल्यूशन इंजन पर केंद्रित थी, जो 2 क्षमता में उपलब्ध था। डिजाइन टीम को और भी बड़े प्रोजेक्ट से जोड़ना संभव नहीं था। निर्णय हुआ कि प्रोजेक्ट का काम सौंपा जाए। हार्ले ने 3 कंपनियों से संपर्क किया और अंत में ब्रिटिश रिकार्डो व जर्मन पोर्शे को चुना। 1979 में जर्मन पोर्शे से अनुबंध हुआ। पोर्शे ने नोवा के इंजन और ट्रांसमिशन के डिजाइन पर काम किया। चेसिस का पूरा विकास और परीक्षण मिलवॉकी में किया गया। वी रोड पहली हार्ले नहीं है जिस पर जर्मनों ने काम किया। नोवा परियोजना में एक बहुत ही दिलचस्प मॉड्यूलर डिजाइन सिद्धांत अपनाया गया था। इसमें 2 वेरिएंट के सिलेंडर को आधार बनाया गया था, एक 200 और दूसरा 250 सीसी का। इसके लिए 3 तरह के क्रैंककेस और क्रैंकशाफ्ट डिजाइन किए गए, जिन सभी में सिलेंडरों का कोण 60 डिग्री रखा गया था। इस कंस्ट्रक्टर से, जिसके ज्यादातर पार्ट्स को अधिकतम एक जैसा बनाया गया था, आप 400 और 500 सीसी का V-ट्विन, 800 और 1000 सीसी का V4 और 1.2 और 1.5 लीटर का V6 बना सकते थे। सिलेंडर का डायामीटर 66 और 74 मिमी होने पर भी दोनों ही मामलों में इनका स्ट्रोक 58 मिमी था। मोटर शॉर्ट स्ट्रोक थीं और 10,000 आरपीएम तक घूम सकती थीं। गैस वितरण की बात करें तो ऊपर लगे कैमशाफ्ट के साथ 2 वाल्व वाली स्कीम पर रुक गए, लेकिन हेड की बनावट ऐसी थी कि उसे 4 वाल्व वाली स्कीम के लिए भी अडॉप्ट किया जा सकता था। और टॉक मॉडल 1.5 लीटर V6, जिसमें 4 वाल्व वाले हेड्स का इस्तेमाल किया गया था, उसमें 135 हॉर्स पावर की अधिकतम ताकत का पोटेंशियल होना चाहिए था। इतने बड़े इंजन वेरिएंट से हार्ली डेविडसन अमेरिकी बाजार में खाली जगहें भर सकता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी सुनिश्चित कर सकता था। विभिन्न डिजाइन विकल्पों पर काम किया जा रहा था और उपभोक्ताओं की पसंद का अध्ययन किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, मुख्य ट्रांसमिशन के चुनाव का सवाल काफी महत्वपूर्ण था। चेन, कार्डन या बेल्ट। V-ट्विन इंजन को फ्रेम में लंबवत लगाने का सुझाव भी था, जिससे कार्डन जोड़ना आसान हो सके। आखिरकार तय हुआ कि पूरी तरह टेस्ट किया गया बेल्ट इस्तेमाल होगा, जो 1969 की FLT मॉडल में लगाया गया था। शुरुआत में नोवा का डिजाइन काफी आधुनिक और बेहतरीन विदेशी मोटरसाइकिलों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें योगदान विलियम गॉडफ्री डेविडसन का था, जो संस्थापक विलियम हर्बर्ट डेविडसन के पोते हैं। उन्होंने क्लासिक मोटरसाइकिल डिजाइन पसंद किया और आगे रेडिएटर को गलत माना। यही डेविडसन की जिद थी, जिसके कारण सीट के नीचे छुपा रेडिएटर
नोवा मॉडल की पेटेंटेड खासियत बन गया। दो एयर इनटेक फॉल्स टैंक के दोनों तरफ लगे थे। असली फ्यूल टैंक खुद ड्राइवर के नीचे दोनों फूले हुए साइड्स में था। टैंक की जगह से मोटरसाइकिल का सेंटर ऑफ मास कम होकर हैंडलिंग और स्थिरता बेहतर होती थी। सबसे ज्यादा संभावनाशील मॉडल वे थे जिनमें V4 इंजन और 800 या 1000 सीसी की क्षमता थी। ऐसा हुआ कि 1981 में नई मॉडल को सीरियल प्रोडक्शन में लाने की योजना बनाई गई थी। उस समय तक मिल्वॉकी में लगभग 30 इंजन और 12 तैयार मोटरसाइकिलें बना ली गई थीं। हर इंजन को 2000 घंटे से ज्यादा चलाकर परखा गया था और हर मोटरसाइकिल 1 लाख मील चली थी। इस तकनीक ने चेसिस और इंजन के परीक्षण बिना बड़ी क्षति के पूरे किए और कुछ प्रोटोटाइप कैलिफोर्निया उत्सर्जन मानकों पर भी खरे उतरे। नई मोटरसाइकिल श्रृंखला के विकास में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया था। आज के हिसाब से यह लगभग 50 मिलियन डॉलर के बराबर है। साथ ही नए इंजन के कास्टिंग मोल्ड्स में $1 मिलियन और निवेश हुआ। सीरियल प्रोडक्शन शुरू करने के लिए अभी अतिरिक्त उपकरणों में निवेश, कन्वेयर सेटअप और नोवा मॉडल का उत्पादन बाकी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1980 में AMF का नेतृत्व बदला। पूर्व अध्यक्ष रॉडनी गॉट, जो रिटायर हुए, मोटरसाइकिल तकनीक के शौकीन और हार्ले डेविडसन के समर्थक थे। लेकिन टॉम यॉर्क AMF के अन्य विभागों के विकास में रुचि रखते थे और हार्ले को केवल कमाई का जरिया मानते थे। नवा प्रोजेक्ट महंगा और जोखिम भरा होने के कारण बंद कर दिया गया। AMF में नेतृत्व बदलाव ने हार्ले के विकास प्रमुख वॉन बील्स और विलियम डेविडसन समेत 12 अन्य निवेशकों को 1981 में ब्रांड खरीदने के लिए प्रेरित किया और उसी समय हार्ले डेविडसन एक निजी कंपनी बन गई। कर्ज में डूबी कंपनी के पास 2 विकल्प थे, इवोल्यूशन इंजन विकसित करना या नोवा प्रोजेक्ट पर दांव लगाना। प्रबंधन ने क्लासिक V ट्विन को प्राथमिकता दी। हालांकि बिल्स ने 1984 तक 4 सिलेंडर प्रोजेक्ट के लिए निवेशक खोजने का प्रयास किया। वो साथियों संग अमेरिका और यूरोप में प्रेजेंटेशन देने गए, पर किसी को यह नई चीज दिलचस्प नहीं लगी। उसी 1981 में जब नोवा को सीरीज में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही थी, प्रशांत महासागर के उस पार होंडा कंपनी ने पत्रकारों को बुलाया और उन्हें 2 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स दिखाए, V4 पावर क्रूजर, V45 मैग्ना और नेकेड सेबर। 1 साल बाद ये मॉडल सीरियल प्रोडक्शन में आकर बाजार में आ गए। हार्ली डेविडसन के पास V आकार के 4 सिलेंडर इंजन वाली पावरफुल मोटरसाइकिलों में अग्रणी बनने का पूरा मौका था और नोवा आज आसानी से उन दिग्गज मोटरसाइकिलों के पंथियन में हो सकती थी जिन्होंने मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को बदल दिया, जैसे V-Max, मैग्ना या V4। हालांकि परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं हो सका। सवाल दिलचस्प है, अगर प्रोजेक्ट सफल होता तो ब्रांड का भविष्य क्या होता? अगर इवोल्यूशन इंजन के विकास के बजाय नए V2, V4, V6 इंजनों पर दांव लगाया जाता तो क्या होता? हार्ले डेविडसन के चेयरमैन और जनरल डायरेक्टर जेफ ब्लेस्टीन ने अपना जवाब दिया, कभी भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, हर फैसले का पूरा लाभ लें, क्योंकि दोनों तरफ खेलने का मौका नहीं मिलता। निश्चित रूप से हम अपनी किस्मत जैसी बनी है उससे असंतुष्ट नहीं हैं। तो दोस्तों, यही है हार्ली डेविडसन प्रोजेक्ट नोवा की कहानी। मोटरसाइकिलों पर V4 लेआउट इंजन लगाने के इतिहास में रुचि रखने वाले लोग जल्द ही पारा स्लो सीरीज का बड़ा एपिसोड देख पाएंगे। थोड़ा धैर्य रखें। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो के नीचे एक्टिव रहें, कमेंट करें और अच्छे परिचितों के साथ शेयर करें। आपके साथ था चैनल क्रॉसमोटो। फिर मिलेंगे। अलविदा।